ये नज़र आता है। ये ज़ूम कर दिया मैंने और वाइट थोड़ा सही नजर आता है उसको। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में एटम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। एटम के होने के लिए जॉन डाल्टन के 2 लॉज हमने पढ़े कि ये 2 लॉज तब वैलिड हैं जबकि एटम हो। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के अकॉर्डिंगली वो कह रहा है। लेकिन अब अगली एक बड़ी अहम बात है कि अब हम उसको व्यू करना चाहते हैं। कैसे व्यू करेंगे हम, वो अब हम देखते हैं। उसको हम देंगे नाम एविडेंस ऑफ एन एटम। अब एटम का सबूत हम कैसे देने जा रहे हैं, उसके लिए हम कुछ लॉजिक्स डिस्कस करेंगे। अब आते हैं आगे। पहला पॉइंट ये है, कह रहा है कि एटम को हम व्यू कर ही नहीं सकते, एटम को हम देख ही नहीं सकते। क्यों, वो देखें आप। पहला पॉइंट, एटम को हम नहीं देख सकते, पॉसिबल हो ही नहीं सकता एटम को देखना। कब? जब हम सनलाइट यूज़ करें, सनलाइट और कॉमन लाइट। कैन इट इज इम्पॉसिबल टू सी एन एटम बट इट्स नियर इट्स पॉसिबिलिटी। अगर फिर भी कुछ मुमकिन है तो वो बाय द यूज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम उसको देख सकते हैं। अब देखिए, अब सनलाइट से क्यों नहीं देख सकते, उसका एक आपको मैं फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल बताता हूँ कि किसी भी चीज़ को व्यू करने के लिए हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है। कह रहा है जिस लाइट की मदद से हम किसी चीज़ को व्यू कर रहे होते हैं ना, उस लाइट की जो वेवलेंथ है, जैसा कि हमारे पास सनलाइट, जिसको कॉमन लाइट भी कहते हैं, ये जो सारी लाइट है ये कॉमन लाइट भी आती है। अगर डायरेक्ट हम सूर्य की रोशनी बैठे हो तो वो सनलाइट कॉल की जाएगी। इसकी वेवलेंथ होती है 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर इसकी रेंज है। अगर तो इस रेंज के अंदर आए या इस रेंज के से बड़ा कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम इस लाइट की मौजूदगी में देख सकते हैं। फिजिक्स का प्रिंसिपल ये है, जब हम किसी चीज़ को व्यू करते हैं और जिस लाइट की मदद से कर रहे हैं, रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, उस लाइट की वेवलेंथ से वो ऑब्जेक्ट या उसके जितना हो या उससे बड़ा हो। हमारे पास सनलाइट की मदद से हम जब माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो लाइट होती है यही लाइट यूज़ करते हैं हम। तो उसकी इस रेंज की वजह से हम एटम को देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एटम इससे बहुत छोटा है, हम इससे नहीं देख सकते। तो फिर हमें क्या चाहिए, इससे छोटी वेवलेंथ वाली को लाइट चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज़ अ पार्ट ऑफ एन एटम। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो एटम से छोटी है, तो इजीली हम एटम को व्यू कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इट मीन्स डैट कि हम सनलाइट की वजह से नहीं देख पाते, चाहे हम माइक्रोस्कोप ही क्यों नहीं इस्तेमाल करते, हम उसकी वेवलेंथ जो है वो एटम से बहुत बड़ी है, हमें छोटी वेवलेंथ चाहिए। हम फिर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब इसके अंदर हम यूटिलाइज़ करते हैं देन हम व्यू कर लेते हैं, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि एटम, ये देखिए ये छोटे सा ये एक फोटोग्राफ है जो कि ग्रेफाइट का है। इसमें कुछ ब्राइट बैंड्स हैं ये वाले और कुछ ब्लैक डार्क बैंड्स हैं। जो ब्राइट बैंड हैं ये ग्रेफाइट एटम को ज़ाहिर करते हैं।
हमने ये कहा कि एटम को माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, क्योंकि जो उसमें लाइट यूज़ करते हैं उसकी वेवलेंथ 450 टू 750 नैनोमीटर है। इससे हम इस रेंज में या इससे बड़े ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, इससे छोटा ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इससे हम इसको इसलिए देख सकते हैं क्योंकि उसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी वेवलेंथ एटम से बहुत छोटी है, इसलिए हम उससे बड़ी आसानी से व्यू कर सकते हैं। और ये आपके सामने एक बहुत ज़्यादा 50 मिलियन टाइम जूम करके ये एक फोटोग्राफ हमने दिखाया गया है, जिसमें ग्रेफाइट के एटम का फोटोग्राफ है ये। तो ये था एविडेंस ऑफ एन एटम कि एटम को हम क्या एटम के सबूत के लिहाज से हमने फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके एटम को व्यू कर लिया, देख लिया। ये अब मॉडर्न रिसर्च उसके बाद जब आई तो मॉडर्न रिसर्च में अब एटम के बारे में और कुछ बातें सामने आई। पहली बात थी उसके डायमीटर के लिहाज से। डायमीटर में हमने देखा कि उसका डायमीटर है 0.2 नैनोमीटर। कितना? 0.2 नैनोमीटर। अब 0.2 नैनोमीटर इट मीन्स डैट इसको ऐसे लिख लें 2 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 2 एंगस्ट्रॉम। 10⁻10 को एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, ये लेंथ का यूनिट है। तो ये इतना हमारे पास डायमीटर आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस तो पक्की बात है इसका हाफ कर ले डिवाइडेड बाई 2, तो वो होगा 1 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास 450 से ऊपर या 500 से नैनोमीटर से ऊपर वैल्यू है। ये तो देखिए 0.2 नैनोमीटर है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है इतनी छोटी होने की वजह से ही हम इसको अब माइक्रोस्कोप से व्यू नहीं कर पा रहे थे। अब आ जाए कि मॉडर्न रिसर्च में फिर इसके मैथ्स के बारे में डिस्कशन हुई। वो 10⁻25 kg टू 10⁻27 kg इसका मैथ्स जो है डिटर्मिन हुआ। और ये भी एक बात सामने आई कि 1 AMU वो है 1.661 × 10⁻27 kg, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 1.661 × 10⁻24 ग्राम भी लिख सकते हैं। इसको 1.661 × 10⁻21 मिलीग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और अहम बात, एक फुल स्टॉप है। ये तो बहुत बड़ा फुल स्टॉप है ना, अगर आप पेन से लगाएं एक बहुत छोटा सा फुल स्टॉप लगाएं, उस फुल स्टॉप में लगभग 2 मिलियन एटम होते हैं। ऐसे कह लेंगे 2 मिलियन एटम मिलके हमें नज़र आ रहे हैं, वैसे हमें नज़र नहीं आ रही, इतना छोटा होता है एटम। तो ये था हमने जो कल एटम के बारे में पढ़ा। आज उसके जो है ना हमने रिसर्च के अकॉर्डिंगली एटम की ऑब्जर्वेशन की। एटम कैसा है, उसका डायमीटर कितना है, उसका मास कितना है, ठीक है, वो सारी बातें आज हुई। मूव टुवर्ड नेक्स्ट। आज अब आगे हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल। जैसा कि हमने पढ़ा कि एटम क्या था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट था, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता था और नहीं भी करता था। लेकिन मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। अब इसमें मॉलिक्यूल को आगे 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। अब सिर्फ इतना, एक तो बात हमने जैसे पढ़ी कि एटम ने कहा कि इट मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे आके इट एग्जिस्ट मस्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम मॉलिक्यूल जो है ये पक्की बात है, ये ज़्यादा ना बरकरार अपना वजूद बरकरार रख सकता है। क्यों? देखिए एटम जो थे उनके ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं थे, वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं थे। उन्होंने क्या किया था, एटम ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए या उन्होंने ट्रांसफ़र किए या गेन किए, वो मॉलिक्यूल की शेप में आ गए, तो वो अपने आप को स्टेबलाइज करके आए थे। तो दैट्स ये मोस्ट स्टेबल कंडीशन में होता है और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। मॉलिक्यूल को 3 तरह से कैटेगराइज किया जाता है।
एक एटॉमिसिटी की बुनियाद पर, एटॉमिसिटी की बुनियाद पर, दूसरा नेचर की बुनियाद पर, एंड तीसरा साइज़ की बुनियाद पर। ठीक हो गया। अब एटॉमिसिटी क्या चीज़ है? एटॉमिसिटी में हमने क्या डिस्कस करना है? एटॉमिसिटी है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। एटॉमिसिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब तो फिर देखिए, सबसे पहले आता है मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक वर्ड ही बता रहा है कि इसमें कितने एटम होंगे? एक, जैसा कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एक्स्ट्रा। नेक्स्ट वन इज डाई एटॉमिक। कितने एटम होंगे इसमें? यस, 2, H2, Cl2, O2, HCl एक्स्ट्रा। नेक्स्ट वन इज ट्राई एटॉमिक, जिसमें कितने हो जाएंगे? 3, जैसा कि H2O, CO2, O3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन इज टेट्रा, हो सकता है 4 एटम हो, लेकिन उससे आगे हम चले जाते हैं फौरन पॉलीटॉमिक पे। पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा, जैसा ग्लूकोज है C6H12O6, आगे सुक्रोज हो सकता है C11H12O24 वगैरह वगैरह। ये एटॉमिसिटी की बुनियाद पर मॉलिक्यूल को एक कैटेगराइज किया गया। दूसरा आ जाए नेचर की बुनियाद पर, जिसमें हो सकता है होमोटॉमिक, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कैसा होगा? यस, सेम काइंड ऑफ एटम जो आपस में मिलेंगे तो वो क्या होगा? होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल H2, Cl2, F4, S8 and so on. Next one is heteroatomic molecule. हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम जब मिलेंगे, जैसा कि HCl, H2SO4, NH3 एंड सो ऑन। अब आते हैं हम साइज़ की जाना। साइज, इधर भी 2 कंडीशन है। एक हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल यानी कि जो बहुत छोटा होगा, जिसका मैस भी थोड़ा होगा और नंबर ऑफ एटम भी बहुत थोड़े होंगे। स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स एंड लेस मैस, थोड़ा सा मैस हो और नंबर ऑफ एटम भी उसके थोड़े हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या मुराद है? कितना को कम से कम होना चाहिए? वो यहाँ पे हमारे पास AMU के अंदर आता है कि अगर 10,000 AMU से कम हो तो वो माइक्रो कंसिडर किया जाता है। अगर 10,000 AMU से बड़ा हो तो वो मैक्रो कंसिडर किया जाता है। ठीक हो गया। अब मैक्रो में फिर हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें स्टार्च है, इसमें प्रोटीन है, इसमें न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इसमें लिपिड्स हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, इसमें अब आपके पास हीमोग्लोबिन है। जो हीमोग्लोबिन को आगे इसने ना एक्सप्लेन किया हुआ है। हीमोग्लोबिन को इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हीमोग्लोबिन क्या होता है ना? हीमोग्लोबिन यू नो डैट के ब्लड के अंदर पाया जाने वाला ऐसा एक सब्सटेंस है, कंपाउंड है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, लंग से लेकर जाता है और सारे के सारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करता है। डैट इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन। कह रहा है हीमोग्लोबिन जो है वो 10,000 एटम से मिलकर बना हुआ है, और जो हाइड्रोजन है ना, जिसका मैस 1 AMU होता है, कह रहा है उससे 68,000 टाइम्स हैवियर है। हाइड्रोजन से 68,000 टाइम्स हैवियर है। तो कितने एटम है इसके अंदर? 10,000। इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी भाई? एटॉमिसिटी क्या थी?
तो नंबर ऑफ एटम इसके कितने हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है भाई 10,000 है, बेवकूफ़ हो गए। हीमोग्लोबिन की एटॉमिसिटी कितनी होगी 10,000। नंबर ऑफ एटम जैसा कि यहाँ पर इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 1, इसकी H2 की 2, O3 की 3, यहाँ पर अगर डिस्कस करें Na3 की 4, इसकी कितनी है 7। तो नंबर ऑफ एटम जितने मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। तो ये हमने यहाँ पर ये बात डिस्कस की आज। एक तो जो हमने फर्स्ट लेक्चर में एटम के बारे में डिस्कस किया, एटम की एग्जिस्टेंस की हम अब प्रैक्टिकल बाकायदा उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, तो एविडेंस ऑफ एटम उसको हमने कॉल किया। उससे हम आगे बढ़े तो मॉलिक्यूल आया, मॉलिक्यूल को हमने पहले डिफ़ाइन किया, फिर उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने कहा कि मॉलिक्यूल को 3 तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक उसकी एटॉमिसिटी की बुनियाद पर, दूसरा उसकी नेचर की बुनियाद पर, एंड लास्ट वन इज साइज़ की बुनियाद पर। उन्हीं तीनों को फिर हमने 1 बाई 1 जो है डिस्कस किया। इतना ही आज हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे से पहले कुछ दिनों में हम आपको सिर्फ अंडरस्टैंड ये करवाना चाहते हैं कि जब आप जितना किसी को टाइम दे रहे हैं उतना वो चीज़ें आपको इजीली अंडरस्टैंड हो रही हैं। ये बेशक आप पहले मैट्रिक में पढ़ के आए हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन मैट्रिक में जो पढ़ के आए हैं उसका नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग लेवल है वो हम इंटर में इंशाल्लाह स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करते जाएंगे। और पहले जो पढ़ा था उसका और इसका पढ़ने का अंदाज़ बिल्कुल डिफरेंट होगा। हम आपको अब चीज़ें जो है ना वो चीज़ें आपको डिलीवर करके बिल्कुल अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड लेक्चर की शेप में हो, चाहे वो आपके सामने ऑनलाइन लेक्चर की शेप में हो। बस आप अगर लेक्चर को पूरे तरीके से उसको फॉलो करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसको बैठ के उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो 100% उम्मीद करता हूँ कि आप वो चीज़ इंशाल्लाह समझ लेंगे जो कि हम आपको समझाना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।